नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे किनारे सेना के 3 जवानों की आपको बताते चले कि आदमकद मूर्तियां लगाकर उसे गौरव स्थल का नाम दिया गया है। गौरव स्थल पर कारगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए और इसके अलावा कार्यक्रम में देशभक्ति गीत बजाए गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी के प्रमुख संगठन मंत्री पवन साय मौजूद रहे। साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे और शहर के प्रथम नागरिक मधुसूदन यादव सहित छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नूली शर्मा भी मौके पर मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में लंबे समय से उठ रही भूतपूर्व सैनिकों के लिए भवन की मांग पर मुहर लगाई गई है और आयोजन स्थल से चंद कदमों की दूरी पर नए भवन का लोकार्पण किया गया है और अब भूतपूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं और चर्चा करने के लिए एक स्थल भी मिल गया है। जी, आज कारगिल विजय दिवस है और आज ही के दिन हमारे देश के सैनिक लोग पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किए थे। उसके खुशी में हम सभी मातृ शक्तियां एकत्रित होकर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर शहीद जवानों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और हमें बड़ा ही गर्व होता है कि हम ऐसे सैनिकों की वीर सेनानियां हैं जिन लोगों ने, जैसे कि इन लोग देश की रक्षा करते हैं तो हम लोग भी घर में रहकर हम घर वालों की रक्षा करते हैं और हम जब घर में रहते हैं तभी इन लोग देश की रक्षा कर पाते हैं। तो हमें भी गर्व होता है कि इनके साथ साथ चले। तो ऐसा कुछ आयोजन होता है तो हम लोग को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जज्बा मिलता है। हम लोग इन्हीं सैनिकों से हम लोग ये सीखे हैं कि हमें अपने देश को पहले स्थान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ आता है। तो इन्हीं से प्रेरणा लेकर एक कार्यक्रम मनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और ये हम पूरे राज्य की राज्य की सैनिक की महिलाएं हैं। हम लोग, हमारा एक टीम है सैन्य मातृ शक्ति, राज्य स्तर पर गठित है, उन्हीं की सारी राष्ट्रीय स्तर पर गठित है, उन्हीं की हम यहाँ जिला स्तरीय टीम मना रहे हैं और ऐसा ही सारे जिला पर, सारे राज्य पर ऐसी ही महिलाएं मनाने के लिए संकल्प लिए हैं और सारे जगह ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है हम महिलाओं के द्वारा। मैं श्रीमती वर्षा बसंत रावटे, जिला अध्यक्ष। भिलाई के कला मंदिर सिविक सेंटर में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित जयंत पांडे जी के मार्गदर्शन में ग्रो योर बिजनेस थ्रू वैदिक एनर्जी विषय पर एक विशेष ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पंडित जयंत पांडे जी ने भी वैदिक ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, नाम राशि, अंक विज्ञान और वास्तुशास्त्र के व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे ये प्राचीन विधाएं जो हैं वो आज के आधुनिक व्यवसाय में नई ऊर्जा और दिशा लेने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। विशेष अतिथि के रूप में भीम सिंह कंवर, आईपी मिश्रा, अजय भसीन, गार्गी शंकर मिश्रा, सुबोध ठाकुर, अनिल शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। युवाओं और लोगों ने इस कार्यक्रम का भाग लिया और साथ ही श्रोताओं ने वैदिक ज्ञान को जीवन और व्यवसाय में अपनाने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ है और जिसमें प्रतिभागियों ने पंडित जी से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। वास्तु सुधार हेतु गुरु जी के एक सॉफ्टवेयर सभी को निःशुल्क वितरित किए गए। हम लोग का प्रयास हमेशा से ये होता है कि हमारा व्यापारी अपग्रेड होते रहना चाहिए, उसके व्यापार का विस्तार होते रहना चाहिए। इसमें हम लोग समय समय पे अलग अलग कार्यशालाओं के माध्यम से किस तरीके से उनका व्यापार बढ़े, इसकी चिंता हम लोग करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं जीएसटी में कोई नया लॉ आ रहा है तो उसका हम कार्यशाला कराते हैं। हम ये देखते हैं कि आज एआई आ गया है, उसका बिजनेस में कैसे यूज हो सकता है, हम ये देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अपने व्यापारी को रिटेल के साथ कैसा ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो हम उसकी भी चिंता हम लोग करते हैं। आज एक ऐसा चीज हम लेके आए हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वैदिक एनर्जी अगर वो हमारे बिजनेस में आ जाए और छोटी छोटे चेंजेस करके
हम जो मेहनत 12 से 14 घंटा करते हैं उस मेहनत का रिजल्ट हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ये अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से व्यापारियों से बहुत दूर हुआ करता था। व्यापारी इसके बारे में कभी समझ नहीं पाता था या समझना नहीं चाहता था। तो आज हमने ये कोशिश की है, जयंत पांडे जी को, जो इस समय पे NRI हो गए हैं, दुबई में सेटल्ड हैं, भिलाई के रहने वाले हैं, उनको हमने यहाँ पे शामिल किया और उनसे ये निवेदन किया कि हमारे व्यापारियों को छोटी छोटी चेंजेस आप बताइए जिससे वो अपने व्यापार को ज्यादा लाभ दे सकें। तो इसी के लिए आज ये कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया गया है और हमारे व्यापारी इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो देख पा रहे हैं कि जब उसकी दूसरी पीढ़ी आ रही है और दूसरी पीढ़ी का जो क्लैश हो रहा है, उस क्लैश को अगर छोटा सा एक कलर अच्छा करके अपने ऑफिस में डाल के वो ठीक कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, उसको अंडरग्राउंड टैंक लगाना था, वो करके देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का स्थान था वहां पे पानी का टैंक बना दिया गया है, उसको हटा के ठीक कर सकते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेस क्या हो सकते हैं जो व्यापार में उन्नति और तरक्की लेके आए, इसीलिए हमने आज ये सेमिनार का आयोजन किया। आज 500 से ज्यादा व्यापारी हमारे शामिल हुए हैं। पूरे चेंबर की कार्यकारिणी के सभी लोग सदस्य रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिला सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं आने वाला जो समय है, जब तक महिलाओं की भागीदारी व्यापार में नहीं बढ़ेगी तब तक व्यापार तेज गति से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स होती है, स्टाफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से वो कर पाती हैं। तो इसलिए सभी लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन का लाभ लिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भिलाई के व्यापारियों और उद्योगपतियों का व्यापार कई गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। भिलाई में चैम्बर के गठन पश्चात अभी पहली इकाई का गठन किया गया है। महिला चैम्बर की इकाई का आज शपथ ग्रहण समारोह और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें इस कार्यकाल में हमारी अध्यक्षा जो पूर्व महामंत्री रही हैं सुमन कन्नौने जी, उनको भिलाई चैम्बर का अध्यक्ष बनाया गया है। सोनल मिश्रा जी हमारे चैम्बर के समन्वयक के रूप में, वो चैम्बर के मुख्य बॉडी के साथ और महिला चैम्बर के समन्वयक के रूप में काम करेंगे। प्रभारी के तौर पे हमारी पूर्व अध्यक्षा हैं सरोजनी पाणिक रही, जो भिलाई चैम्बर की प्रभारी हैं। संरक्षक के तौर पे गीता वर्मा जी, जो प्रथम अध्यक्ष थे भिलाई से महिला चैम्बर के, जिनके मार्गदर्शन में महिला चैम्बर पहली बार गठन हुआ था, तो वो संरक्षक हुई हैं। और लगभग पूरी कार्यकारिणी का आज घोषणा हमारी अध्यक्ष सुमन कन्नौज जी ने किया है, जिसमें उपाध्यक्ष, मंत्री, सलाहकार, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और पूरी महिला चैम्बर की कार्यकारिणी को हम शुभकामना देते हैं कि आगे उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहे, उज्जवल रहे और महिलाओं के क्षेत्र में व्यवसाय सृजन करने में, रोजगार सृजन करने में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा गृह उद्योग के मामले में जोड़ पाएं, ऐसी कामना करते हुए उस कार्यकारिणी को आज शुभकामनाएं देते हैं। आज जिस तरह से गठन हुआ है, क्या लगता है महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से महिलाओं का आज गठन किया गया है? निश्चित तौर पे है। हम लोग पहले दिन से मान रहे हैं कि जब तक देश में काम करने वाले हाथ बराबरी से नहीं चलेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में आज भी 40% आबादी जो है, 45% आबादी जो है वो रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है। वो हाथ जो देश में सहायक हो सकते हैं हर तरीके से, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के कारण उनके पास वैसे ही बहुत सारी स्किल्स और चीजें रहती हैं, इमोशन रहता है, चीजों को समझने की क्षमता रहती है। तो वो सभी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए जब तक महिलाएं भागीदारी में आगे नहीं आएंगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती, समाज की तरक्की नहीं हो सकती। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल वार्षिक निरीक्षण रक्षित आरक्षित केंद्र राजनांदगांव पहुंचे हैं, जहां पर क्वार्टर गार्ड में उन्हें सलामी दी गई और साथ ही जनरल परेड में भी उन्होंने सलामी ली। और पुलिस महानिदेशक के वार्षिक निरीक्षण परेड में रक्षित केंद्र, थाना चौकी, यातायात शाखा, डॉग स्क्वाड के कुल 170 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। परेड में शामिल पुलिस जवानों का टर्नआउट एवं परेड का निरीक्षण किया गया, साथ ही डॉग स्क्वाड का निरीक्षण किया गया। जिन अधिकारी कर्मचारियों का टर्नआउट साफ सुथरा और उच्च कोटि का पाया गया जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को उनके द्वारा इनाम दिया गया। साथ ही आईजी साहब द्वारा राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को स्क्वाड डील कराने को लेकर कहा गया, जिसमें कमांडर पर जवानों ने बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया। सर, आज सुबह आईजी साहब के द्वारा पीटीएस में निरीक्षण किया गया। आईजी सर का अभी राजनांदगांव पुलिस जिले का निरीक्षण है, वार्षिक निरीक्षण। इसी के तहत आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। इसमें उनके द्वारा पूरी परेड का निरीक्षण किया गया, स्क्वाड ड्रिल कराई गई
इसके अलावा परिसर के द्वारा दरबार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से उनकी ग्रीवेंसेस सुनी और मौके पे उसको दूर भी किया। साथ ही पूरे जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया गया, सारे संसाधन की साज सज्जा को देखी और उसमें समुचित निर्देश दिए। सर कोई शिकायत पत्र मिला है सर? कुछ नहीं है सर। मोहरा शासकीय प्राथमिक शाला बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं बल्कि शिक्षा के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहां दीवारों पर शिक्षा संबंधी आकर्षक पेंटिंग बच्चों को स्कूल से जोड़े रखती है। कभी उजड़ा दिखने वाले इस स्कूल के फर्श से लेकर छत तक सब कुछ बदल गया है। यह शासकीय स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आता। स्कूल के नाम के नीचे लिखा कर्म ही पूजा है स्लोगन यहां पर अपना सहयोग देने वाले लोगों के कार्यों को दर्शाता है। शासकीय स्कूल के कायाकल्प की सोच को लेकर मोहरा वार्ड के पार्षद आलोक श्रोती का कहना है कि पार्षद बनने के बाद पहली प्राथमिकता इस स्कूल की दशा ठीक करनी थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के भीतर ही ये कार्य करना था और ऐसे में सरकारी मदद में वक्त लग जाता है, इसलिए जन सहयोग मांगा गया है। पेंटिंग है, काफी आकर्षक है, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर दिखता है, तो क्या बदलाव इससे देख रहे हैं? जी सर, क्योंकि हमारे स्कूल में पहले पेंटिंग नहीं था और हमारे पार्षद महोदय जी श्रीमान आलोक श्रोती जी के सोच और उनकी पहल से हमारे स्कूल में पूरे क्लासरूम में, पूरे 6 क्लासरूम में पेंटिंग कराए गए हैं और पूरे पेंटिंग जन सहयोग से किया गया है, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित होकर स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और बच्चे खाली प्लेट रहते हैं, उसमें बच्चे उसको देखकर पढ़ लेते हैं। उपस्थिति कैसे बच्चों से भी सब होने से? और ये सब आकर्षक सजावट हुआ है हमारे शाला का, उससे उपस्थिति लगभग पूरे 100% उपस्थिति है सभी बच्चों का। आप लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग किया? जी सर, हम लोग भी, हमारी भी सहयोग थोड़ी बहुत था और ये सब हमारे पार्षद महोदय जी के सोच और पहल से हम लोग भी सहयोग करने में पीछे नहीं हटे और आगे भी और सहयोग करेंगे। शुभ नाम आपका? मैं हरिराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मोहरा। स्कूल में आपने पार्षद बनने के बाद यहाँ बड़ा बदलाव किया, ये सोच कैसे? अब इसी गांव का निवासी हूँ, आता था स्कूल, पहले भी लगातार आता था। बहुत सारी कमियां दिखती थी कि ये भी करना चाहिए, लेकिन एक जो दायित्व होता है वैसा एक दायित्व नहीं था, उसका अभाव था, इस वजह से नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही मुझे पार्षद का दायित्व मिला, जनता ने मुझे जिताया, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो स्कूल के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शासकीय स्कूल है और यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यवधान भी उत्पन्न होता था। जब स्कूल बनी थी तब से यहाँ पर फर्शी लगी हुई थी, फर्श पत्थर लगा हुआ था और पेड़ की जड़ें उसको अंदर घुस गई थी, पूरी फर्श जो है तहस नहस हो गई थी, रेती निकलती थी बाहर में। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि हमको सबसे पहले फर्श को हटा के टाइल्स लगाना है। मैं शासकीय मदद के लिए इंतजार करता तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाती, गर्मी की छुट्टी थी, तो मैंने अप्रैल महीने से सबसे पहला काम किया कि मैंने फर्श निकलवा के टाइल्स जन सहयोग से मैंने बात किया। हमारे बहुत सारे युवा हैं, वार्ड के हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने सबसे बात किया कि भाई अपने को करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। किसी ने 1 ट्रिप रेती डलवाया, किसी ने 1 ट्रिप गिट्टी डलवाया, किसी ने 1 बोरी, किसी ने 2 बोरी सीमेंट की व्यवस्था करके दी। टाइल्स का जो पैसा था उसको कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे करके सबने जन सहयोग किया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। और फिर जब टाइल्स का काम स्टार्ट हुआ तो महसूस हुआ कि पेंट भी हमारा बहुत पुराना हो गया और वाइट था, मतलब कुछ नया बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए स्कूल आने के लिए, तो उसकी कमी लगी। तो सर लोगों से भी बात हुई, तो एक पेंटर को बुलाया हम लोगों ने और देखा, बजट वगैरह बनवाया तो टोटल 45 का उसका एस्टिमेट बना था। तो सर लोगों ने मेरे आग्रह पे, निवेदन पे, सर लोगों ने एक बार में अपनी अपनी तनख्वाह से 6-6 हजार रुपए स्कूल के लिए दिए। 6 सर हैं पेंट के लिए और बाकी जो बचा मैंने कहा कि मैं उसको मैं बियर करूंगा। मैंने फिर बाकी जो पेमेंट था वो मैंने किया। लेकिन सर लोगों ने भी जो मेरी पहल में मेरा साथ दिया, वो भी मेरे लिए बहुत एक ऊर्जा का काम किया इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। फिर पेंट का काम चालू हुआ तो तुरंत फिर महसूस हुआ कि एक शेड बनना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। वे टेबल कुर्सी में मध्याह्न भोजन करते थे और बारिश में इनके खेलने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़े होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने तुरंत पार्षद निधि से
एक शेड का भी निर्माण करवाया है ताकि बच्चों के लिए धूप और बारिश में खड़े होने की अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ पर फैन वगैरह लग गए, पंखे, तो बैठ के आराम से मध्याह्न भोजन भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड से भी थोड़ा दिक्कत था, तो जन सहयोग से मदद से वो भी व्हाइट बोर्ड लग गया। मतलब एक काम करते गए और संयोग ऐसा रहा कि जब जिसको जैसा बोला, मैंने निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने सबने इस काम के लिए मेरा सहयोग किया। वार्ड वालों ने भी किया, कुछ वार्ड के बाहर के लोग भी हैं, उन्होंने भी पूरा मुझे मदद की। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि साला विकास समिति अभी नई जब बनी, उसमें भी हमारे गांव के युवाओं को हमने साला विकास समिति में रखा है। और उन युवाओं ने, बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में आते थे, उनके पैर में चप्पल जूते नहीं रहते थे, कुछ ही बच्चों के पैर में आपको चप्पल जूते दिखते होंगे। अभी महापौर जी ने जब शेड का लोकार्पण किया तो साला विकास समिति के सदस्यों ने सभी बच्चों को, लगभग 130-40 बच्चे हैं, सबको नए जूते और मोजे दिए। साथ में उनके पानी की बोतल नहीं रहती थी, सभी बच्चों को पानी की बोतल दी गई। 3-3 कॉपी दी गई है, पेन कॉपी लिखने के लिए। और इनके लिए पैंट, बेल्ट और टाई ये आने वाला है। लोअर और टी शर्ट इनके लिए हफ्ते में एक दिन लोअर टी शर्ट पहने। ये इसके लिए भी शाला विकास समिति के जो सदस्य हैं वे आपस में सहयोग राशि उसकी व्यवस्था करने में भी लगे हैं। और सबकी यही सोच है कि हमारे वार्ड के बच्चों को, एक स्कूल है यहाँ प्राथमिक है, हालांकि हम चाहते हैं कि स्कूल मिडिल हो, और उसके लिए भी बहुत हमने पत्र लिखे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को भी लिखा है, सांसद जी हैं, महापौर जी हैं, मुख्यमंत्री जी है, विष्णुदेव साय जी और प्रभारी मंत्री जी को भी लिखा है। और उम्मीद है कि यहाँ मिडिल जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए खुलेगी। लेकिन जो है वर्तमान में, पहले मेरे एक चैलेंज था कि जो पहले है उसको संवारा जाए, तो मैंने जो है उसको पहले संवारा है, उसके बाद में जो आएगा उसको और अच्छे से संवार के स्कूल को आगे भी जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। क्लासरूम है, स्कूल है, इसमें नए पेंट हुए, क्या क्या बना है इसमें? नए पेंट में जानवर वगैरह बने हुए हैं और बहुत सारे चीज बने हैं और नए पेंट हुए हैं। और चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण का बना हुआ है, और प्रोजेक्टर और माउस और कीबोर्ड ये सब चीज बने हुए हैं। अभी कैसा लगता है स्कूल आके? बहुत अच्छा लगता है। पहले कैसा था स्कूल? पहले बहुत खराब था, टाइल्स वगैरह नहीं लगा था, और ब्लैक बोर्ड भी में चौक लगाते थे, तो उसका जो चौक का लिखते थे ना, तो सर के बाल और नाक पे लगते थे, तो खांसी और सर्दी हो जाता था। ब्लैक बोर्ड की जगह क्या लगा हुआ है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। कौन लगाया कुछ मालूम है? हाँ, माननीय श्री आलोक श्रोती जी। कौन है वो? वार्ड पार्षद। कैसा लग रहा पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। कभी स्कूल बराबर आते हो? नाम बताओ, क्लास बताओ। मेरा नाम तरुण यादव है, क्लास 5। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के परिवार के साथ नहीं रहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक, आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सब की बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं। 2020 से 2 और 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है जी। लगभग लोग हैं अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुदासी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, तो मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से ही बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ मतलब बात उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए।
मतलब देखी, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं तो ये जगह मेरे को भी नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।